नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश विपक्ष क्या होगा एकजुट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बुधवार को विपक्षी एकता बनाने के प्रयासों के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और देश में जारी समस्याओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपा मुक्त भारत का आह्वान किया। राव ने प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार को बड़े भाई कहकर संबोधित किया। भाजपा के खिलाफ मुखर रहे राव ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और इसमें कांग्रेस की भूमिका से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि इन चीजों पर समय आने पर ही फैसला किया जाएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। राव ने आरोप लगाया कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण व्यवसायी देश से अपना पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना को किसी भी विपक्षी दल से परामर्श किए बिना लाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। टीआरएस प्रमुख ने निजीकरण की होड़ में जाने और राज्य में चिंताओं के प्रति उदासीनता दिखाने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया और विशेष श्रेणी की स्थिति के लिए बिहार की मांग को ठुकराने का उदाहरण दिया। केसीआर ने कई साल पहले अमेरिका की यात्रा के दौरान अब की बात ट्रंप सरकार कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज भी किया और इसे राजनीतिक भूल बताया। यह पूछे जाने पर कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में माना जा सकता है, इस पर केसीआर ने कहा कि ये बातें हम बाद में तय करेंगे। हालांकि साथ ही ये भी कहा कि नीतीश कुमार देश के सबसे वरिष्ठ और सर्वश्रेष्ठ नेताओं में शुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विकास कार्यों के बजाय केवल प्रचार प्रसार में लगे रहने का आरोप लगाया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की अपनी मांग के प्रति संवेदनशीलता की कमी को लेकर नाखुशी जताई। यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुमार ने ये बात कही और इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी मंच पर मौजूद रहे। समारोह के दौरान राव की ओर से मुखातिब होते हुए कुमार ने कहा कि आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, पर कैसे कोई आपकी आलोचना कर सकता है, ये मेरी समझ से परे है। गौरतलब है कि कुमार ने हाल में भाजपा का साथ छोड़कर 7 दलों के महागठबंधन में शामिल होकर बिहार में एक नई सरकार बनाई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बिहार आगमन को विपक्षी एकता की दिशा में बढ़ाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि बिहार के एक पिछड़ा राज्य होने के बावजूद इसे विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया कि विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो बिहार के आगे बढ़ने के साथ ही राज्य देश के विकास में अहम योगदान दे सकता था। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। तो इसी को लेकर जो सियासी उठापटक है वो भी लगातार हम देख रहे हैं। जिस तरह से दौरा हुआ है केसीआर का बिहार में और अब मुख्तार अब्बास नकवी भी इस पर कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये सुशासन बाबू का चोला और कुशासन बाबू का झोला। अब ये गुनाहों के गठबंधन की गठरी में पाप का पैबंद लगा करके ये गठबंधन की जो शुरुआत हो रही है, तो जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। यानी गठबंधन से पहले अगर ये हाल है तो उसके बाद क्या हाल होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं सुशासन बाबू का चोला और कुशासन बाबू का झोला। अब सुशासन बाबू कुशासन बाबुओं के झोले को लेकर के घूम करके और गठबंधन के गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनकी अपनी समस्या है। देखिए, इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी जी को हटाने का सपना लोहे के चने चबाने की सनक से ज्यादा नहीं है कुछ। ये अमृत काल जो है वो पराक्रमियों के लिए, परिश्रमियों के लिए पर्व है और पापियों और पाखंडियों के लिए परेशानी है। इसलिए इस बात को उन्हें समझ लेना चाहिए। फिर एक बार विपक्ष की एकता का कॉमेडी शो पटना में होने जा रहा है और ये वही केसीआर हैं जिनके राज्य तेलंगाना में जब हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ तो बीजेपी 4 से बढ़कर 48 पर पहुंच गई और केसीआर की पार्टी 99 से घटकर 56 पर पहुंच गई। यहां तक कि लोकसभा चुनाव के अंदर केसीआर की अपनी बेटी कविता को चुनाव नहीं जिता पाए। तो जो अपनी बेटी को नहीं जिता पाए, जिसे लालू यादव, मीसा भारती को नहीं जिता पाए थे, तो अपने अपने राज्य में जो लोग जनाधार खो चुके हैं वो एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर अब सफल नहीं होंगे। अब चाहे नीतीश कुमार हो, केसीआर हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, कोई मिल जाए, ये कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये विपक्षी एकता
मेढकों को तराजू पर तौलने के समान है, इसमें वो कभी सफल नहीं हो। तो केसीआर के दौरे पर जो विपक्ष है, क्या इस बार एकजुट हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी लगातार घेरने में लगी हुई है विपक्ष को इस मुद्दे पर, और उनका ये बिल्कुल भी नहीं मानना है कि ये एकजुट हो सकता है और एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला ये लोग कर सकते हैं। इसी पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आर.के. मिश्रा जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा रत्नाकर सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मयंक सिन्हा जेडीयू नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। विजय प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। और सबसे पहले मयंक सिन्हा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि अब देखिए बिहार पहुंचे थे केसीआर, मुलाकात करी नीतीश कुमार से, और उसके बाद अब भाजपा मुक्त भारत का आह्वान उन्होंने कर दिया है कि हम एकजुट होंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जिस तरीके से हम मौजूदा हालात देख रहे हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, ज्यादातर राज्यों में भाजपा की सरकार है, अगर मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी से तो एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग किस हिसाब से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाजपा मुक्त भारत आप लोग बना पाएंगे? क्या रणनीति आपकी आगे हो सकती है और क्या मायने इस बयान के निकाले जा रहे हैं? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को मैं सुन रहा था जी, जिसमें सुशील मोदी जी हैं, जी, जो बोल रहे थे अभी कभी चुनाव नहीं जीते हैं, राज्यसभा सांसद है, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा पर वो उप मुख्यमंत्री बने, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और 2014 पर तंज कसते थे कि रुपया कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, रसोई गैस कहाँ है। इनकी मंत्री जो लेके घूमती थी सिलेंडर, स्मृति ईरानी, अब कहाँ है वो? 1200 का सिलेंडर हो गया, 55 का डीजल 85 में पहुंच गया, रुपया जो था वो 80 पार हो गया डॉलर के हिसाब से। तो आप ये बताओ कि कहाँ चला गया ये देश? निजीकरण का दौर चला आया, निजीकरण में देश समा गया। भ्रष्ट जनता पार्टी के भ्रष्ट प्रधानमंत्री अपना तो कुनबा देख नहीं पा रहे हैं। बिहार की जनता ने जो इनको सबक सिखाया है, और बिहार में इनका खाता नहीं खुलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जो विकास के प्रति समर्पित रहे हैं, और उन्होंने देश को बिहार से देश को जोड़ने का काम किया है। इनकी फ्रस्ट्रेशन सारे बीजेपी के नेताओं को पता चल गया कि 2024 में वो नहीं आने वाले। केसीआर जी का जो मुलाकात हुआ बिहार में, ये चंपारण की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, और उस चाणक्य की धरती से मयंक जी, इस तरीके से एकजुटता तो आपने 2019 में भी दिखाई थी, इस तरह की बातें तो 19 में भी कही गई थी, लेकिन नतीजे क्या रहे वो सबके सामने हैं। तो इस बार क्या नया होगा? 19 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए के साथ थे। अगर 19 में वो अकेले रहते हैं तो इनका जो है ना कि आज सरकार नहीं बना होता, और आज विपक्ष में ताली पीट रहे होते। और जो थाली पिटवाया है कोरोना के टाइम में, कोरोना का मजाक कराया है, लोग मर रहे थे, थाली पिटवा रहे थे। ऐसे भ्रष्ट जनता पार्टी, और जो है कि इसका नाम मैंने नामकरण किया भ्रष्ट जनता पार्टी, और ये भ्रष्ट नेताओं का पार्टी है, जोड़ों का पार्टी है, जोड़ों की सरकार है। चलिए ठीक है, और भी मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं मयंक जी। रमाकांत जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, ठीक है, उनका भी रिव्यू सुन लेते हैं, उनका भी व्यू सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं अपने अपने हिसाब से। तमाम और मेहमान भी हमारे साथ, आपके पास भी मैं दोबारा आऊंगी। रमाकांत जी, क्या लग रहा है आपको? अब क्या लगता है, जिस तरीके से भाजपा मुक्त भारत बनाने का आह्वान कर दिया है केसीआर ने, आपको इनकी एकजुटता लगता है टिक पाएगी? 2024 के चुनावों में कुछ कमाल हो पाएगा? आपको मुकाबला दे सकते हैं लोग? देखिए जयराज जी, यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो कि संवैधानिक तरीके से हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर एक को पीएम बनने का अधिकार है, सीएम बनने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से ये अभी हमारे जनता दल यूनाइटेड के मित्र कह रहे थे, तो इस पर कोई जनता आपको आशीर्वाद नहीं देगी। जिस तरह से यहाँ पर पश्चिम चंपारण और नालंदा की बात आप करने लगे थे, इससे जनता वोट नहीं देती है, इससे जनता आशीर्वाद नहीं देती है। जनता उन कामों को याद करके देती है जब आपके उनके साथ आप दुख और सुख में खड़े रहे, उनकी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर में ध्यान दें, तब जाकर के जनता खड़ी मिलती है। 2014 में भी आपने प्रयास किए, 2019 में भी आपने प्रयास किए। हम लोगों ने देखा है जो किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर महाअघाड़ी सरकार बनी थी, किस तरह से एक ताश के पत्ते की तरह बिखर गई। तो ऐसे प्रयास हमने देखे हैं, बहुत सारे मंचों पर आप लोगों ने किया है। जनता, ये वो पार्टियां हैं जो अपने आप को इसमें
सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी इसमें भरे पड़े हैं। जनाधार खोने वाली पार्टी है। कुछ एक पार्टी को छोड़ दें तो अपने प्रदेश के अंदर में जनाधार थोड़ा बहुत उनका बचा हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है जब आप 2019 जैसे चुनाव के पटल पर जाते हैं और वैश्विक स्तर पर जब आपकी एक जिम्मेदारी एक अलग परिप्रेक्ष्य में हो जाती है, प्रदेश के अंदर में आप रहते हैं, उस समय की जिम्मेदारी अलग होती है, निगम की जिम्मेदारी अलग होती है, लेकिन देश के लेवल पर जब आप जाते हैं उस स्तर पर आपकी जिम्मेदारी एक डिफरेंट लेवल की हो जाती है। तो ऐसे में जो पार्टियां जनाधार खो चुकी है, जिसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पाखंडी हैं, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा इसलिए पाखंडी है जो कहते कुछ है करते कुछ है। हर एक के ऊपर में सीबीआई और ईडी का जिस तरह से केस चल रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचारियों का साथ, लेकिन वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। इस तरह के आरोप आप लोगों पर लगाए जाते हैं। जायरा जी, बिहार के अंदर में किस पार्टी का किससे गठबंधन हुआ जो चारा घोटाले में बिल्कुल आरोपित ही नहीं, बिल्कुल सजायाफ्ता, उस पार्टी के साथ गठबंधन करके बिहार की जनता को जिस तरह से इन लोगों ने ठगा है, बिल्कुल हम देख रहे हैं। और रह गई बात केसीआर का, तो मैं तो कह रहा हूं जैसे अभी कह रहे थे जो कि जिस तरह से निगम के चुनाव में हम लोगों ने वहां पर एक बहुत अच्छा जन आशीर्वाद वहां पर प्राप्त किया है, वैसे ही प्रदेश के अंदर में हम देखते हैं 17 से 18 कम से कम हम देख रहे हैं 70 से 75% आशीर्वाद हमें जनता दे चुकी है। चलिए ठीक है, अब आने वाले दिनों में देखिए रमाकांत जी क्या होता है। और 24 में जिस तरह से ये लोग तगड़ा मुकाबला देने की आपको बात कर रहे हैं, कितने कामयाब होते हैं? रत्नाकर जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। रत्नाकर जी, क्योंकि कांग्रेस की यहाँ पर क्या भूमिका होगी? जब केसीआर से पूछा गया कि कांग्रेस को लेकर महागठबंधन में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है, तो साफ तौर पर उन्होंने कुछ कहा नहीं फिलहाल, और कहा ये तो वक्त आने के साथ ही पता चलेगा। पिछली बार भी आप लोगों की पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई थी गठबंधन में भी। देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि गठबंधन की स्ट्रेटेजी जो है वो चुनाव के वक्त तय किया जाता है, और चुनाव अभी 2 साल है जी। रही पार्टियों जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको लामबंद करने की, तो ये प्रक्रिया एकदम शुरू हो गई है। आज जिस तरह से अभी मैं अपने आर के मिश्रा जी की बात सुन रहा था, मयंक भाई की भी बात सुन रहा था, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, ये 2019 का उदाहरण दे रहे हैं, बार बार ये दे रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2019 से लेकर और अभी तक कितने बड़े घटक दल जो है इनसे टूट चुके हैं, और उसका खामियाजा इनको 2024 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बड़े घटक दल में जेडीयू भी है और शिवसेना भी है, और इनका पंजाब में अकाली दल भी है। तो ये बड़े घटक दल जब निकलते हैं तो इनका खामियाजा कितना इनको भुगतना पड़ेगा ये देखने को मिलेगा। मैं हिंदी भाषी क्षेत्रों की पहले बात कर लेता हूँ, झारखंड की बात कर लेता हूँ, बिहार की बात कर लेता हूँ, और पश्चिम बंगाल की बात कर लेता हूँ। इन्हीं 3 राज्यों में देख लीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 40 से 50 सीटों का नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि जनता की बात करते हैं, क्योंकि जनता आज कमर तोड़ महंगाई से त्रस्त है। जनता आज बेरोजगारी, ऑल टाइम हाई बेरोजगारी है। आज तमाम मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, उन सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है। सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह गई है। अडानी जी विश्व के नंबर 3 अमीर बन जाते हैं। मजबूती नहीं दे पा रहे हैं ना रत्नाकर जी। देखिए कांग्रेस के क्या हालात है ये तो सभी जानते हैं। आप अपना अध्यक्ष चुनने में भी इतना वक्त लग रहा है आपको। चलिए आप बने रहिए। विजय प्रकाश जी भी बने हुए हमारे साथ, आरजेडी नेता है। विजय प्रकाश जी, आपको क्या लगता है महागठबंधन क्या तगड़ा मुकाबला दे पाएगा? जिस तरीके से कहा जा रहा है भाजपा मुक्त भारत बनाया जाएगा, केसीआर का ये कहना था, क्या कहेंगे आप? नहीं, स्वाभाविक रूप से जो है भाजपा मुक्त भारत बनाया जाएगा। जो देश का आज के तारीख में वर्तमान स्थिति और हालात बना दिए हैं, पूरे देश को खोखला करने का काम किया, और चंद जो है 5 व्यापारियों के बीच में देश को बेचने का काम किया है। चाहे वह सेल हो, कोल हो, BSNL हो, अन्य सभी चीजों को, हवाई जहाज हो, हवाई अड्डा हो, इसको बेचने का काम किया है। इससे देश में जो है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति जो है इसके विरुद्ध में जो है आज की तारीख में। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनको थोड़ा सा भी यह नहीं बुझा रहा है कि जो व्यक्ति तड़ीपार था उसको आज जो है देश का गृह मंत्री बना दिया गया है। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि जिसको कि साबित कर दिया गया था कि तड़ीपार व्यक्ति है और उनको जो है गृह मंत्री बना दिया गया। यह दुर्भाग्य है। और देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, ये और देश के सभी पार्टी जो इनके गठबंधन के लोग थे, सभी एक एक करके
हट चुके हैं। आज केसीआर बिहार आते हैं और जो देश के तेलंगाना में जो जिस तरह से घटनाएं घटती है उसको यहाँ जो है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आते हैं, तो इनको लगता है कि जो है सभी पार्टियां एक हो रहे हैं विपक्ष के। मयंक सिन्हा जी, आप इससे पहले कह रहे थे कि पहले महागठबंधन में जेडीयू नहीं था, एनडीए के साथ था, इस वजह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। तो इस बार आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या खास रणनीति इस बार होगी ताकि महागठबंधन बेहतर प्रदर्शन कर सके और जो भी पार्टियां जुड़ेंगे, जो भी घटक दल आपके होंगे, उसमें आप किसको ज्यादा तवज्जो देने वाले हैं ताकि बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सके? देखिए, क्रांति ही प्रगति है और क्रांति जब प्रगति का नया रूप लेती है तो नई सरकार का चयन होता है। 2024 में एक नई सरकार आएगी और जो भी नेतृत्व करेगा वो देश के विकास के लिए, देश के कल्याण के लिए नेतृत्व करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो वादा खिलाफी की है देश के साथ, प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार को लेकर, मैं अब नीतियों की बात कर रहे थे कि कह रहे थे क्या नीति होगा। मैं आपको बता देता हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता भाई सुन लीजिए जरा नीति आपने क्या किया। आज साल आप सरकार में रहे, 16 करोड़ रोजगार होता नहीं दिया आपने, 16 लोगों को रोजगार नहीं दिया। 15-15 लाख रुपए अकाउंट में देने का बात किया था, आपका गृह मंत्री आगे बोल दिया कि जुमला है। देश की आर्थिक स्थिति आप देख रहे हैं। मयंक जी, रोजगार को लेकर तो बिहार में भी आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। कल ही हमने देखा था किस तरीके से प्रदर्शन हुआ वहाँ। तो आप लोग दे पा रहे हैं क्या रोजगार बेहतर तरीके से बिहार? कैबिनेट का बैठक हुआ, कैबिनेट का बैठक हुआ, सृजन किया हमने अभी 1640 पदों का निकाला स्वास्थ्य विभाग में। कल कैबिनेट का बैठक हुआ। इनकी कैबिनेट की बैठक कभी हुई है? हमारे मुख्यमंत्री जी हर दिन आके मीडिया को ब्रीफ करते हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है मयंक जी, जवाब ले लेते हैं। कहिए रमाकांत जी। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे मित्र हैं यहाँ पर मयंक जी, मैं उनको एक चीज कहना चाहता हूँ, कुछ ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, एक नौकरी मांगने वाले के ऊपर में किस तरह से लाठी चार्ज किया गया था, उसका क्या गलती क्या था, उसका गलती क्या था? अरे आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप, मैं कह रहा हूँ आप बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हुए हैं ना आप यहाँ पे। मैं कहना चाहूंगा किस तरह से लाठीचार्ज किया गया था, उसकी मौत होते होते। एक एक करके बात करिए मयंक जी, आपको दोबारा मौका मिलेगा। रमाकांत जी आप पहले अपनी बात रखिए। मयंक जी आपको दोबारा मौका मिलेगा बोलने का, पहले उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। एक एक करके बोलेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं है ना। कहिए रमाकांत जी। सुनने की क्षमता रखिए। जनता पार्टी के प्रवक्ता से कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ में क्या गलती की है कांग्रेस पार्टी के लोगों ने? आपने बेरोजगार के ऊपर में पार्टी ऑफिस में बंद कर दिया जाता है, ये देश आपसे पूछना नहीं चाहेगा, आंदोलन नहीं करने दिया जाता है, बेशर्मी वाले शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं है। एक एक करके बात करिए, देखिए कोई फायदा नहीं है, सब बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता ना। बात है आरजेडी के हमारे पूर्व मंत्री यहाँ पर विजय प्रकाश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो कि आपके लालू प्रसाद जी किस तरह से सजायाफ्ता, बिल्कुल जिनको सजा मिल चुकी है चारा घोटाले के अंदर। अरे तड़ीपार के बारे में तो कुछ बताइए, तड़ीपार के बारे में बताइए, जो देश का गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। देखिए जो मुद्दा है उस पर बात करें तो बेहतर होगा। विजय प्रकाश जी आप भी फिलहाल महागठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात करके मुद्दे से ना भटके। मैं कहना चाहूंगा जहाँ तक बात है महागठबंधन की, आप लोगों का ठीक है संवैधानिक तरीके। चलिए ठीक है रमाकांत जी, मयंक जी आप विजय प्रकाश जी को बोल लेने दीजिए। विजय प्रकाश जी रखिए अपनी बात। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि देश का जो तड़ीपार व्यक्ति को तो मैं आप इसे कह रही थी। देखिए लालू प्रसाद यादव कौन है? पर बने रहिए। लालू प्रसाद यादव कौन है? सजायाफ्ता मुजरिम था, आप दोनों ही मुद्दे से देखिए भटक रहे हैं। हम महागठबंधन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। विजय प्रकाश जी किस तरीके से आप लोग अपनी रणनीति बनाएंगे, फिलहाल लालू प्रसाद ये बात कर रहे हैं। आप लोग मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से कोई फायदा नहीं है इस तरीके के डिबेट का। देखिए मुख्यमंत्री अपने ऊपर से सभी केसों को जो है वापस ले लिया। क्या कोई सरकार में ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री बनकर अपने केसों को वापस ले लिया जाता है? ये किया जाता है क्या? अब मैं जवाब दूं जयराज जी? जी कहिए। मैं कह रहा हूं जो कि ये जो चारा घोटाले के जो आरोपित नहीं बल्कि सजायाफ्ता, कोई ऐसा नहीं है जो कोर्ट द्वारा सजा दी गई है।
आज उनके बारे में मैं दो शब्द सुनना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को प्रकाश जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ मैं विजय प्रकाश जी के। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है रमाकांत जी, अभी समय की भी कमी है मेरे पास। विजय प्रकाश जी समय की कमी है, रत्नाकर जी भी बने हुए। रत्नाकर जी कहिए आप क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। पूरा लिप्त है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है विजय प्रकाश जी, हम समझ रहे हैं आपकी बात। चलिए समय की कमी है, रत्नाकर जी अपनी बात रखिए जल्दी। अभी आर.के. मिश्रा जी कह रहे थे कि एक भी चीज में सजा मिला है क्या। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि किस तरह से गांधी परिवार के ऊपर ये तमाम आरोप लगा करके और एक पब्लिक परसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया कि गांधी परिवार जो है बड़ा घोटाले में इन्वॉल्व है। क्यों भाई आप इस तरह का काम करते हैं? कहीं पे कोई गांधी परिवार को अभी तक सजा मिला है क्या? या कोई भी जो घोटाला आप इतना पब्लिकली जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए उसमें सजा गिना दीजिए, आप नहीं गिनाएंगे। ये जब इनके ऊपर बात आती है तो इसी तरह से बात करते हैं कि सजा मिला है क्या। और जब विपक्ष को हमेशा ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता है। मैं जारा जी एक 10 सेकंड और लूंगा, मैं इनके बारे में जरा बता देना चाहता हूं पूरी तरह से। ये जनता है, ये भूलेगी नहीं 2024 के चुनाव में किस तरह से कोरोना में आपने बदी इंतजामी ने 1500 किलोमीटर पैदल चलने को लोगों को मजबूर कर दिया और लोगों को घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर कर दिया। आपकी नीतियों ने, नोटबंदी ने किस तरह से इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तो चरमरा कर रख दिया, ये जग जाहिर है, कोई किसी से छुपा नहीं है। जीएसटी किस तरह से आपने लगाया। लेकिन रत्नाकर जी आपकी खुद की पार्टी इकट्ठी एकजुट नहीं हो पा रही है, कांग्रेस के लोग छोड़ कर भाग रहे हैं आपको। जायरा जी 2024 के चुनाव की तो ये पार्टियों का राजनीतिक समीकरण तो चलता रहता है, लेकिन अंततः तो इनको जनता के पास जाना पड़ेगा। और जनता के ऊपर कोई ईडी और सीबीआई की जांच नहीं होती है। ये ईडी और सीबीआई नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए भले कर दें, लेकिन जनता के पास जाएंगे ना तो वो पूछेगी कि आपने रोजगार कितना दिया, आपने महंगाई कितना किया। जनता ही फैसला लेगी 2024 में क्या फैसला लेती है जनता, सबको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अभी से मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको मजबूती के साथ मैदान में उतरना है तो कहिए रमाकांत जी। देखिए जरा जी, यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने संगठन को बेहतर कर लें। और जहां तक ईडी और सीबीआई की बात है ना, कोर्ट ने पर्याप्त सबूत माना है जो कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर में पैसे का हेराफेरी हुआ है। निश्चित तौर पर वहाँ पर जो है कोर्ट के अंदर में कोर्ट ने माना है जो कि नहीं तो ये बेल पर ऐसे ही बाहर नहीं होते, बेल पर ऐसे बाहर नहीं होते। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा अपने अंदर जरूर झांके, 2024 की तैयारी करें। ठीक है मयंक जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी मैं, अभी समय की कमी है मेरे पास। कहिए मयंक जी, अपनी बात रखिए। और ये जानना चाहूंगी कि जेडीयू की हम बात करें तो बिहार में तो अच्छा जनाधार है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बनाएंगे उस चीज को आप लोग? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी जो घटक दल है उनके साथ बातचीत करेंगे और हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और बीजेपी को 24 में हम लोग हटाने का काम करेंगे, ये तय है। और ये आज लिख ले हमारे प्रवक्ता भाई, 24 में हम बैठेंगे आपके साथ और बोलेंगे कि कहाँ गया आपका वो प्रधानमंत्री जुमला वाला, आजकल जो जुमला फेंकते रह गया, और कहाँ गया वो तड़ी पार, और जिसको आपने शामिल किया येदियुरप्पा जो कोर कमेटी है, प्रयास करिए। तो हम लोग जनता को सब कुछ बताएंगे और जनता तय करेगी कि 24 में आप रहिएगा कि नहीं रहिएगा, कि हमारी सरकार बनेगी। ये जनता के प्रयास करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। समझ गया? चलिए ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। बिल्कुल प्रयास करिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो क्या महागठबंधन एकजुट हो पाएगा? केसीआर जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि भाजपा मुक्त हम भारत बनाएंगे, क्या ये उनका सपना पूरा होगा 2024 में? ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।